हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और उसका नाम था कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स वगैरह उसको समझा अच्छे से भी कंट्रोलिंग होता क्या है। आज के लेक्चर्स के अंदर हम कंट्रोलिंग की टेक्निक्स को समझने वाले हैं, कंट्रोलिंग के टूल्स को समझने वाले हैं कि जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजरियल डिपार्टमेंट है वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसके क्या तरीके हैं, उसमें कौन कौन सी तकनीकें टेक्निक्स वो यूज़ करेगा। वैसे मैनेजरियल कंट्रोल के अंदर दो टेक्निक्स यूज़ आती है, एक आती है आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक और एक आती है मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो हैं जो बहुत पुराने टाइम से यूज़ आ रही हैं, जब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल्स नहीं होती थी तब वो यूज़ आती थी। आज के टाइम में अगर प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं और टाइमली उनको कंप्लीट करना है तो वो ट्रेडिशनल टेक्निक ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी। इसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स को हमको यूज़ करना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट चाहता है कि उसका उस प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से कंट्रोल रहे तो। ओके, सो आइए पढ़ते हैं इसको। टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, जो मैनेजमेंट है वो कैसे कंट्रोल करेगा अपने उस प्रोजेक्ट पर, अपने उस बिजनेस पर। अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक हैव बीन यूज्ड टू हेल्प मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजमेंट अगर चाहता है कि कंट्रोल करें तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स बनी हुई हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं। सम ऑफ दीज टेक्निक में बी क्लासिफाइड एज अ ट्रेडिशनल, इसमें से कुछ है जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और ये बहुत लंबे टाइम से यूज़ आती जा रही है, मतलब बहुत लोगों ने इसको यूज़ कर रखा है ना, बहुत मैनेजर्स ने इसको यूज़ कर रहा है। ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बजट है ना, हर घर एक अपना बजट बनाता है, उसको पता है ना कि भैया इस महीने इतनी हमारी जो है कमाई है, सैलरी है या बिजनेस से प्रॉफिट है जो भी है इतना है ना, इतना मतलब जैसे 20,000, 50,000, 1,00,000 हर किसी का अपना अपना होता है और उस हिसाब से उनको खर्चे भी करने पड़ते हैं, थोड़ी सेविंग्स भी करनी पड़ती है जो आगे काम आए मुसीबत के टाइम में। तो ये वो अपना बजट बनाते हैं। तो हर फैमिली में बजट बनता है, ऐसे कैसे स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाती है, ऐसे कैसे हर कंपनी अपना बजट बनाती है अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रोजेक्ट का, ऐसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हर साल अपना बजट बनाती है कि इतने टैक्सेस आएंगे, इतना इनकम टैक्स आएगा, इतना जीएसटी आएगा, इतने ये टैक्सेस आएंगे और इसको हम यहाँ खर्च करेंगे। ओके, तो इसको बजट बोलते हैं या बजटरी कंट्रोल आगे आएगा आपका टॉपिक। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है बजट का। और एक स्टैटिकल डेटा है, यानी कि जैसे रेशियोज निकाल दिए, बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं ना अकाउंट के अंदर, आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिक्स एसेट्स रेशियो, तो बहुत सारे रेशियोज आते हैं है ना। तो अकाउंटिंग के रेशियोज हो गए, ऐसे कैसे कॉस्ट के, प्रोडक्शन के बहुत सारे रेशियोज होते हैं, उन रेशियोज की हेल्प से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं स्पेशल रिपोर्ट, जो काम रेशियो नहीं करता वो स्पेशल रिपोर्ट करता है, एक टीम को बिठा दिया जाता है और स्पेशली वो जो है कंट्रोल का काम करती है, इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। कुछ एनालिसिस है, स्पेशल रिपोर्ट के साथ में एनालिसिस भी होती है। एक ऑपरेशनल ऑडिट भी होती है जिसको हम इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट। इसमें पूरे बिजनेस की अच्छे से ऑडिट की जाती है और फिर उसके बाद कंट्रोल किया जाता है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही ये ट्रेडिशनल तरीका है लेकिन पर्सनली जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, जाके देखोगे नहीं, तब तक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन तो तभी समझ में आएगी जब आप पर्सनली जाके उसको ऑब्जर्व करोगे। अदर टेक्निक्स लाइक प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रेवेन्यू टेक्निक्स, रिव्यू टेक्निक, जिसको PERT बोलते हैं, तो ये मॉडर्न टेक्निक्स है ना, न्यू जनरेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल टूल्स। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो टाइपिंग में होती है ना, टाइप तो मैं करता नहीं हूँ, उसके लिए तो जो टाइपिस्ट है वो करता है, तो वो हो जाता है कई बार, ठीक है। ये न्यू जनरेशन टेक्निक, ठीक है। सो जो न्यू जनरेशन टेक्निक है या मॉडर्न टेक्निक्स है, उसके अंदर दो टेक्निक्स हमको पढ़नी है, एक तो PERT और एक CPM, क्रिटिकल पाथ है ना, और एक PERT, यानी कि ये हो गया, PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ये दोनों की दोनों मॉडर्न टेक्निक्स है। तो आइए वन बाय वन हम इसको अच्छे से समझते हैं। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बस बताया है। सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर आपका सबसे फर्स्ट क्या आता है? बजटरी कंट्रोल, है ना। ये आपका सबसे नंबर 1 ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। और ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर A नंबर क्या आया? बजटरी कंट्रोल, और B नंबर आएगा नॉन बजटरी कंट्रोल। फिर नॉन बजटरी कंट्रोल के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होगी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होगी, फिर ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर हम क्या करेंगे? हम करेंगे आपका मॉडर्न टेक्निक्स। तो देखा जाए तो दो तरीके हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल टेक्निक, एक है मॉडर्न टेक्निक, ठीक है। अब ट्रेडिशनल टेक्निक में दो हैं, एक है आपका बजटरी और एक है नॉन बजटरी। बजटरी को पढ़ेंगे फिर नॉन बजटरी को पढ़ेंगे, उसके अंदर ट्रेडिशनल टेक्निक्स आ जाएगी। और इधर जो आपका मॉडर्न टेक्निक है वो सेकंड नंबर है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से है, ठीक।
बजटरी कंट्रोल, जैसा कि मैंने बताया हर कोई बजट तो बनाता ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको, अगर आप अपने घर वालों को जाके बोलो कि मुझे भैया पढ़ाई लिखाई में मैंने कर लिया है, बीकॉम वीकॉम हो गया है, जितना धंधे का बिजनेस का नॉलेज लेना था ले लिया है, और मैंने थोड़ी बहुत जॉब भी कर ली है, अब मेरे को मेरा बिजनेस करना है, तो घर वाले पूछेंगे पैसे चाहिए, तो घर वाले पूछेंगे कितने पैसे चाहिए, तो आपको पहले बजट बनाना पड़ेगा ना कि मुझे जो है ये वाला बिजनेस करना है छोटा सा, मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, और छोटे से स्टार्ट करना लो लेवल पे, तो उसके लिए मुझे ये रेंट के इतने रुपए चाहिए, फर्नीचर के इतने रुपए चाहिए, कंप्यूटर के इतने रुपए चाहिए, या जो गुड्स है उसके इतने रुपए चाहिए, टोटल मेरे को 2 या 3 लाख जो भी आपने बजट बनाया वो चाहिए। तो ये आपने क्या बनाया, एक बजट बनाया है, समझ में आया। तो बजट ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर भी, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों नहीं चल रहा हो, उसका पहले से बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। अगर आपने बजट बना दिया तो आप अच्छे से उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया, बिना कुछ बजट बनाए स्टार्ट कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर कंट्रोल नहीं रहता है। तो वाइडली यूज डिवाइस ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल इज द बजट, ये सबसे ज्यादा यूज होती है और ये होनी है, ये ऑटोमेटिक यूज होगी, बिना बजट के कुछ चलेगा नहीं, है ना। बजट इज अ प्लान, बजट एक प्लान ही तो है। हाउ रिसोर्सेज विल एक्वायर्ड, उसमें ये होता है कि रिसोर्सेज एक्वायर कैसे होंगे, एंड यूज ओवर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, और उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। जैसे गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसमें यही तो होता है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, वो हो गए रिसोर्सेज, फिर टैक्स कहाँ से आएगा, इनकम टैक्स कितना आएगा, जीएसटी कितना आएगा, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आएंगे इस साल में हमारे पास में एस्टिमेटेड, पिछले जो डेटा होते हैं उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि बजट हमेशा काम होने से पहले बनाया जाता है, इसी को प्लानिंग बोलते हैं, वरना काम होने के बाद प्लानिंग थोड़ी होगी, उसके बाद तो रिव्यू होता है। तो बजट हमेशा काम स्टार्ट होने से पहले बनाया जाता है, इसलिए इसको प्लानिंग भी बोला जा सकता है कि बजट के अंदर प्लानिंग की जाती है। तो इसमें यही होता है कि भाई अगले साल में गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करती है कि टैक्सेस कितने आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालिसिस करके पता लगाया जा सकता है, एस्टिमेटेड इतना टैक्सेस आएगा, और उसको हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये हो गया बजट। तो ऐसे कैसे हर बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट जब कंट्रोल के ऊपर आता है तो वो यही देखता है भी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कितना पैसा खर्च होगा, और इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिएंगे, मैन कितने चाहिएंगे, मनी कितनी चाहिएगी, मटेरियल कितना चाहिएगा, मेथड्स कितने चाहिएंगे, है ना, और जो रिसोर्सेज हैं वो कितने चाहिएंगे, फिजिकल या नॉन फिजिकल दोनों। अब वो जो रिसोर्सेज आएंगे वो कहाँ से आएंगे, और वो जो रिसोर्सेज आएंगे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कैसे किया जा सकता है, ताकि कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस दी जा सके। ओके, तो ये होगा बजट। ठीक है, अब देखो, द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। जब हम ये बजट बनाते हैं, जब ये प्लानिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं बजटिंग। एंड द यूज ऑफ बजट्स एज अ मीन फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटी इज बजटरी कंट्रोल। जब हम ये प्लान बनाते हैं बजट का तो इसको बजटिंग बोलते हैं, और जब वो काम स्टार्ट हो जाता है तब हम उसके ऊपर जैसा सोचा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं बजटिंग कंट्रोल। ओके, ठीक। बेनिफिट ऑफ बजटिंग कंट्रोल, बजटिंग कंट्रोल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट बेनिफिट आपका आता है, वो है बजट आर द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन एंड सच दे डायरेक्ट एवरी एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड गोल अचीवमेंट। देखो, बजट जो बनाया जाता है वो प्लानिंग फंक्शन के साथ में बनाया जाता है, और फंक्शंस का मतलब ये हो गया कि जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, उससे क्या अचीव होगा, उसके बीच में रिलेशन आपको पहले से पता चल जाता है, कॉज और इफेक्ट का, है ना। तो ये गोल अचीवमेंट एक होता है, मतलब गोल आधारित, ऑब्जेक्टिव आधारित ये बजट होता है, तो ये आपको फायदा मिलता है। नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व मेजरिंग परफॉर्मेंस। बजटरी कंट्रोल मतलब जैसे बजट बना दिया, अब काम स्टार्ट होगा, जब हम कंट्रोल करेंगे तो हम मेजरमेंट कर पाएंगे, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर पाएंगे, उनको कंपेयर कर पाएंगे किसके साथ, बजट फिगर्स के साथ में, जो आपने बजट बनाया है उसको जो एक्चुअल वर्क जो चल रहा है उसके साथ में हम कंपेयर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये अगर बजट बनाओगे तभी तो कर सकते हो, वरना कैसे करोगे। तो ये एक बजट का बेनिफिट है। बजटरी कंट्रोल मेक पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस, मतलब लोगों को पता होता है कि क्या प्लान बना हुआ है, क्या बजट बना हुआ है, उस हिसाब से फिर वो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, इट इज समवेयर डेमोक्रेटिक वे ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोल। एक डेमोक्रेटिक वे है, क्यों डेमोक्रेटिक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर बजटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज जनरली मोर अथॉरिटी फॉर प्रिपेयरिंग बजट इज अ डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। मतलब इसमें जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो भी दी जाती है, वो भी प्लानिंग में बजट में लिखा होता है कि भैया ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये करेगा, उसकी किसको कितना कितना बजट इशू करना है वो इशू किया जाएगा, फिर उसके आधार पर आगे काम किया जाता है। तो अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, पावर का डेलीगेशन होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो एक डेमोक्रेटिक जो है एनवायरनमेंट पैदा कर देता है। तो ये बजट का एक बेनिफिट होता है अगर आप बजट बनाते हो तो। मैं फॉर एग्जांपल के लिए छोटा सा दूं तो घर में जैसे है, मम्मी को बोल दिया भाई, फादर ने, भैया आपको जो भी सब्जी वब्जी लाने का काम है, किराने विराने का, वो आपका है। एक और बड़ा बेटा है, भैया आपको बिल वगैरह भरने का सारा काम आपका है और इसके लिए आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक है ना अथॉरिटी और पावर दे दिया। तो ये बजट के आधार पर अगर डिसाइड किया हुआ हो तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा।
नेक्स्ट आते हैं फिर आपकी नॉन बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल और नॉन बजटरी कंट्रोल दोनों ही किसके अंदर आते हैं? ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर आते हैं। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में हमने बजटरी कंट्रोल देख लिया, अब हम नॉन बजटरी कंट्रोल देख रहे हैं। नॉन बजटरी कंट्रोल के अंदर आपके सारे आ जाते हैं। इसमें आता है सबसे पहले स्टैटिकल डेटा। स्टैटिकल डेटा का मतलब क्या हो गया? जो रेशियोज आप कैलकुलेट करते हो। स्टैटिस्टिक्स तो आप पढ़ते होंगे ना, उसमें कितना कुछ हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो उन परसेंटेज, उन रेशियोज के आधार पर जो है कुछ डिसीजन लेना, ये आपके स्टैटिकल डेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट नंबर आता है आपका स्पेशल रिपोर्ट एंड एनालिसिस, यानी कि जो आपका रेशियो से आपको पता नहीं चल रहा है उसके लिए आप स्पेशल एनालिसिस करते हैं, स्पेशल रिपोर्ट बनाते हैं। इसके लिए किसी स्पेशल 1-2 बंदों को अपॉइंट करते हैं, वो उस एक कैटेगरी पर, एक एरिया में स्पेशल आपको रिपोर्ट बना के देते हैं, और फिर उसके आधार पर आप क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को जो है आप ऑपरेशनल ऑडिट भी बोलते हैं ना, देखो ऑपरेशनल ऑडिट है ना। अब ये क्या होता है? इंटरनल ऑडिट नाउ लार्जली कॉल्ड एज ऑपरेशनल ऑडिट इज इफेक्टिव टूल ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। ये मैनेजरियल कंट्रोल का बहुत इफेक्टिव टूल है। इंटरनल ऑडिट इज अ कैरी आउट बाय मैनेजर्स देमसेल्फ। ये मैनेजर्स खुद करते हैं, और बाय स्पेशल स्टाफ अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज। इंटरनल ऑडिट या तो खुद कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए स्पेशल स्टाफ और टीम को अपॉइंट कर सकते हो। ये ऑपरेशनल ऑडिट है। ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब हो गया जो काम चल रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है, उसको पूरी तरीके से चेक करना। ऑडिट का मतलब ये होता है जाके चेक करना। ओके, तो पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है अच्छे से, एक एक पॉइंट को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूरे बिजनेस का जो है एक तरह से जांच हो गई है ना। जैसे होता है ना, एक तो होता है कि भाई आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर गया और उसने बस आपको ऐसे ऐसे चेक किया, बाहरी एक्सटर्नल ऑडिट करी और आपको ट्रीटमेंट दिया बस। और एक होगा आपकी सारी जांचें लिखवा दी, सारे एक्सरे भी करवा दिया, ब्लड जांच भी लिखा दी, शुगर जांच भी लिखा दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, पूरी बॉडी का जांच कर दिया। इंटरनल ऑडिट हो गया। ऑपरेशनल ऑडिट हो गया, भाई कौन से ऑपरेशन में कहाँ गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से हेल्थ खराब है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। तो इसके अंदर पूरे ऑपरेशनल की क्या की जाती है? ऑडिट की जाती है, और उस आधार पर फिर डिसीजन लेना आसान हो जाता है, कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। बाकी यहाँ आप नोट से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है? पर्सनली जाके आई कांटेक्ट करके सिचुएशन को देखना, पर्सनली मिलना, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है। आप फोन पे, कॉल पे, वीडियो कॉल पे कितना ही कर लो, आप पर्सनली जो फील करोगे वो कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते। तो बिजनेस के अंदर मैनेजर्स को पर्सनली भी ऑब्जर्व करने के लिए अपनी टीम के साथ में जाना चाहिए, जहां पर एक्चुअल में काम चल रहा है उस साइट पे जाना चाहिए और पर्सनली ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि वहां पर कंट्रोल करना बहुत ईजी हो सके। ठीक है, इससे एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को भी एक ट्रेडिशनल टेक्निक माना जाता है कंट्रोल करने की, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये होता है, बीईपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। और इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर भी काफ़ी 1-2 बार आता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आता है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ तो ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। और ऐसा तभी होता है जब आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके बराबर आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जब आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, FC इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू C मतलब कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स का मतलब तो आपको पता ही होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर, है ना, जो प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ती है और कम करने के साथ कम करती है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी नहीं होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है एक लेवल तक, ठीक है। हाँ, तो जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों इक्वल हो जाता है उस टाइम ब्रेक इवन होता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता चल गया है तो फिर वहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें भी बहुत सारा डिटेल होता है, वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अभी तो हमको इसमें बस थ्योरेटिकली इतना ही ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट फिर सेकंड नंबर आ जाती है आपकी मॉडर्न कंट्रोल और नेटवर्क टेक्निक भी बोलते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक को नेटवर्क टेक्निक्स भी बोला जाता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया क्या? ट्रेडिशनल, उसके अंदर बजटरी और नॉन बजटरी था। नॉन बजटरी के अंदर स्टैटिकल पढ़ा हमने, है ना, 2-4 जो टेक्निक्स थी वो पढ़ी। अब आता है हमारा मॉडर्न टेक्निक्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क टेक्निक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर 2 टेक्निक्स बताई मैंने आपको, PERT और CPM, है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड और CPM, ठीक है, और PERT। तो ये जो दोनों टेक्निक्स होती है ना, ये जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर काम आती है। जैसे ब्रिज बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा हाईवे बना रहे हैं,
जो लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें अधिकतर ये टेक्निक्स यूज आती है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना, उनको उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना और टाइमली काम को पूरा करना, ये उतना आसान नहीं है। ये ट्रेडिशनल टेक्निक से पॉसिबल नहीं है, वो मॉडर्न टेक्निक से होता है, क्योंकि उसमें समय लगता है और समय के हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ जाती है, बहुत चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती है। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हमको जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके ऊपर काम करना होता है, तभी उसी के हिसाब से हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तभी वो प्रोजेक्ट आराम से पूरे होंगे और उसके ऊपर कंट्रोल रह पाएगा, नहीं तो आपका कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आती है आपकी PERT। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, मतलब प्रोग्राम को पूरा इवोल्यूशन कर लो, प्रोजेक्ट को उसको रिव्यू कर लो, ऐसी टेक्निक। ठीक है, ये देखो, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जब भी आप प्रोजेक्ट लेते हो कोई बहुत बड़ा, तो उसके अंदर आपको मॉडर्न टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी, फिर आप वो ट्रेडिशनल टेक्निक यूज नहीं कर सकते कंट्रोल करने के लिए, मैनेजर्स के लिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। इट इन्वॉल्व प्लानिंग। इसमें क्या क्या, सिर्फ प्लानिंग, जैसे बजट में हम केवल प्लान बनाते हैं, इसमें प्लानिंग भी है, इसमें देखो मॉनिटरिंग भी है, फिर कंट्रोलिंग भी है, किसकी, पूरे प्रोजेक्ट की। इट इज स्पेसिफाइड द टेक्निक एंड प्रोसीजर टू असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द। अब इससे क्या क्या असिस्ट करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती है, इसमें प्लानिंग एंड शेड्यूल एंड कॉस्ट, पूरी प्लानिंग होती है, शेड्यूल होता है, कौन सा काम कब होगा, कितने दिन में होगा, वो पूरा शेड्यूल बना होता है, कॉस्ट कितनी लगेगी हर एक लेवल पर वो डिसाइड होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट स्टेटस, जो टाइम कितना लगेगा वो पूरा हर लेवल पे डिसाइड होता है, कॉस्ट कितनी लगेगी उसका स्टेटस पहले से डिसाइड होता है। फोरकास्टिंग मैन पावर स्किल रिक्वायरमेंट, फोरकास्टिंग मतलब अभी स्किल क्या क्या चाहिएगी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, वो तो ठीक है, लेकिन इसको फोरकास्ट भी करना पड़ता है, फ्यूचर के हिसाब से भी देखना पड़ता है। फ्यूचर में हो सकता है थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, और उसमें कॉस्ट भी बढ़ती है ना, लेबर भी चेंजेस होते हैं, तो वो सब पहले से डिसाइड किया जाता है। प्रीडिटिंग शेड्यूल एंड शिप वेजेस एंड कॉस्ट प्लान्स, जो भी कॉस्ट प्लान्स होते हैं उनको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है अच्छे से। ठीक है, और उसमें कितना चेंजेस हो सकता है, कितने बढ़ सकते हैं, वो सब डिसाइड करके फिर सामने वाले को रिपोर्ट देनी होती है। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव टाइम कॉस्ट प्लान, एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग टास्क, हर टास्क पर कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाएगा, यानी कि जो रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन, उन सबको कैसे एलोकेट किया जाएगा उसका पहले से ही पता कर लिया जाता है। PERT uses probability and linear programming for planning and control the activities of probability help in estimating the timing of various activity in the projects, and linear programming is used to maximize the achievement of the project objective। दो PERT होती है, इसमें दो चीज़ें होती है, देखो, एक होता है प्रोबेबिलिटी से हम ये पता लगाते हैं कि कितना टाइम लगेगा किसी भी काम को पूरा होने में, और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में जो गोल्स हैं वो कैसे अचीव होंगे उसके ऊपर पूरी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है PERT इज एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स। देखो, कोई शिप बना रहे हैं आप, कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोई हाईवेज बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, उसके अंदर PERT यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिर बेटा CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब ये CPM और PERT दोनों एक जैसे ही हैं, बस PERT और CPM में एक फ़र्क होता है। CPM में क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है और उसका टाइमली पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पेस प्रोग्राम है कोई, है ना, उसमें तो 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंडिया ने मून मिशन भेजा, मंगलयान भेजा, तो उसमें CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है, टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हुआ, मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। सो ये इस लेवल के अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर ये फिर कंट्रोल टेक्निक यूज आती है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक इन बिजनेस, अनलाइक PERT के अलावा इसमें क्या होता है, इट इज एंड द अप्लाइड एंड दोज प्रोजेक्ट्स, ये उन प्रोजेक्ट्स में अप्लाइड होती है जिसमें टाइमिंग आर रिलेटिवली वेल नोन, जिसमें टाइमिंग वेल नोन होनी बहुत जरूरी होती है। इट इज यूज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंसेज ऑफ एक्टिविटी फॉर एनकम्प्लीसिंग अ प्रोजेक्ट। जो PERT और CPM है, ये BBA के स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, इनके एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, इसको ऑपरेशनल रिसर्च बोलते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च मैनेजमेंट, OPM के अंदर PERT और CPM की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें आपको वास्तव में क्रिटिकल और PERT के चार्ट और उनके जो स्ट्रक्चर है वो बना के आपको बताने होते हैं पूरे प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो वहाँ प्रैक्टिकली होता है, हमारे तो बस इतना सा ही है। अंडर CPM द प्रोजेक्ट इज एनालाइज्ड into 2 different operation and activities and their relationship are determined and shown on the network diagram। पूरा नेटवर्क डायग्राम के ऊपर पूरी की पूरी सिचुएशन विद टाइमिंग पूरी डिसाइड होती है। द नेटवर्क इज देन
used for optimizing the use of resources and timing. CPM make critical activities in a project and concurrent on them. Here assumption is that expected time is actually the time taken to complete the project. आपको समझ में आ गया हो, जैसे मैंने स्पेस प्रोग्राम का होता है ना, टाइमिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पहले से सब कुछ तय होता है और उसी हिसाब से सब चल रहा होता है, तो वो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है जिसको एक अच्छे से नेटवर्क डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है और समझाया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग का पूरा सिलेबस, कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर लगभग मैंने 80% से ज़्यादा ही सिलेबस जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आप ये सारे के सारे लेक्चर्स, शायद 22 या 23 लेक्चर्स है, ये आप पूरे कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट का एक डीप नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो इस सब्जेक्ट का मैंने अपलोड कर दिया है। अभी आपको ऑल दी बेस्ट, क्योंकि दिसंबर और जैन मंथ में बहुत सारे बच्चों के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एग्जाम है, तो आपको ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आई होप आपका एग्जाम अच्छा हो और हमारे इन लेक्चर से आपको मदद मिले। आप भी अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके बताएं, इससे हमको सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।